हाँ हाँ गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ और आज करेंगे हम डायरेक्टिंग का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन भी और कहीं ना कहीं याद भी। सबसे पहले डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर आता है डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग takes place at every level of management. Directing is a continuous process. Directing takes place, flows from top to bottom. 5 इसके इम्पोर्टेंस। सबसे पहला, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट। थर्ड, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। 5 हो गए। फिर 4 डायरेक्टिंग के एलिमेंट: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन की हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? डेफिनेशन क्या कहता है? सुपरविजन इज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय सुपीरियर। खत्म। इसके बाद आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में सबसे पहले आए 3 फैक्टर्स: मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। मोटिव, इनर फीलिंग ऑफ डिप्राइवनेस। मोटिवेशन वो प्रोसेस, और मोटिवेटर वो टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट जो आपके मोटिव को क्या कर दे? पूरा कर दे। ठीक है। फिर मोटिवेशन के आते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसको याद नहीं है प्लीज देख के पढ़े। पहला, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है। फिर आया मोटिवेशन का प्रोसेस कौन? इसीलिए तो मेरे को खड़ा किया है। तू बार बार हाँ तो तू देखना, मोबाइल में से नहीं करेंगे लोग। बस मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन बनाया था, उसमें हर्डल्स आ रहे हैं इतने सारे। ठीक है। मोटिवेशन का प्रोसेस, सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड, फिर टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड, रिडक्शन ऑफ टेंशन। वेरी गुड यार, याद है तुम लोगों को। इसके बाद है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें सब जगह 2 था, बस एक जगह ही 1 है। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वेरी गुड यार, जिसने ही पढ़ाया तुम्हें बहुत बढ़िया पढ़ाया। इसके बाद इसके अजम्पशंस पहला वाला, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। These needs are in hierarchical order. Once a satisfied need can no longer satisfy, people no longer motivate. Then people moves to higher level need only when the lower level need is satisfied. 4 हो गए, खत्म। फिर तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल में तो 4P RCB मैं बोलूँगा, प्लीज़ यार मैं बोलूँगा। पहला वाला क्या है? पे एंड अलाउंस, मैं बोलूँगा पे एंड अलाउंस, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्टिविटी लिंकेज, इंसेंटिव, RCB, रिटायरमेंट बेनिफिट, C फॉर को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन एंड B फॉर बोनस। ये याद है। फिर इसके बाद नॉन, उसमें 3E, 2JCOS, 3E में REP, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, सॉरी, जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब एनरिचमेंट। फिर COS, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, और छोटा वाला स्टेटस। ठीक है। स्टेटस एक और चीज़ है, पता है आपको? एक नॉन फाइनेंशियल
इंसेंटिव तो है ही सी। एक और क्या है, बैरियर। कौन सा बैरियर? ऑर्गेनाइजर में है कि पर्सनल में है? और पर्सनल में तो 4 है, ऑर्गेनाइजर में 5वां छोटा वाला है ना। ओके, फिर मोटिवेशन कंप्लीट। मोटिवेशन के बाद क्या है, लीडरशिप। 3 तरीके की लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़र-फेयर। ऑटोक्रेटिक आई सेंटर्ड, डेमोक्रेटिक वी सेंटर्ड और लेज़र-फेयर यू सेंटर्ड। ऑटोक्रेटिक जब टाइम इज द एसेंस ऑफ डिस्कशन का करने का इतना टाइम ना हो और हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमारी एब्सेंस में इनसिक्योर फील करते हो। फिर डेमोक्रेटिक जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो स्किल्ड हो, वो लॉयल हो, हाईली एंथुसियास्टिक हो और कंट्रीब्यूट करने में हेल्प, उनका मोरल हाई हो, कंट्रीब्यूट करने में विलिंगनेस रखते हो। फिर है लेज़र-फेयर। डे टू डे वर्क में लेज़र-फेयर इंटरफेयर नहीं करते। जब ये लोग हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड है, उनका मोरल बहुत हाई है और सेल्फ मोटिवेटेड है, तो आप लेज़र-फेयर उनको छेड़ो मत। यहाँ पे जो लीडर होता है सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पर्सन होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। कौन सी टाइम पे कौन सा वाला बेटर है? इमरजेंसी के टाइम पे ऑटोक्रेटिक, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में डेमोक्रेटिक और रूटीन में लेज़र-फेयर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका लीडरशिप के बाद 3 ही स्टाइल थी लीडरशिप में। इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में तो बहुत सारा है। सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले कौन होता है? सेंडर। सेंडर में के पास क्या है? मैसेज। मैसेज में वो मीडिया के थ्रू पहले एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, रिसीवर देगा फीडबैक, पूरे प्रोसेस में आएगी नॉइस। ठीक है, फिर आता है आपका कम्युनिकेशन का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में 2, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, फिर आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या आता है? ग्रे पॉइंट नेटवर्क। इनफॉर्मल कब काम का होता है? जब स्पीडी वे में ट्रांसमिट करना हो। तो प्रॉब्लम क्या है? इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है, रूमर फैलता है और कहाँ से जनरेट हुई थी इसके जनरेशन का पता नहीं पड़ता। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन क्या है? बैरियर्स। 4 तरीके के बैरियर। पहला कौन सा है? सिमेंटिक। दूसरा साइकोलॉजिकल। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल। चौथा पर्सनल। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर 6 चीज़ है। पहला, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सेकेंड, सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। थर्ड, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल, शन वाले 4। पहला, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। सेकेंड, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल के कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉम्प्लेक्स। यार स्टेटस तो आखिरी वाला था यार, मेरे को बोल रहे थे, जैसा मुझे याद है वैसा तुम याद रखो। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन और लास्ट वाला स्टेटस। फिर 4 आया आपके पर्सनल, 2 सुपीरियर के और 2 सबॉर्डिनेट के। पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट। फिर 2, पहला अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट और लास्ट लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। कंप्लीट। मेजर्स बचे हैं ना? मेजर तो 9 थे शायद। हाँ, फैब, बीसीसी, FEB तो सिंपल था और BCC में C² और C³ था, ऐसा था क्या? अबे याद ही नहीं होगा मेरे को तो। F क्या था? फॉलो अप कम्युनिकेशन। E क्या है? इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फॉलो अप कम्युनिकेशन, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। D क्या है? बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड, नहीं ये नहीं था, ये जो था बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। BCC में बी था, बी अ गुड लिसनर। फिर C में, C³ में 2 कम्युनिकेट थे और 3 था क्लैरिफाई, कंसल्ट और कन्वे। ठीक है,
तो पहला, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। फिर है 3, क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग और कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। ठीक है, ये अपन ने उसी दिन याद किया था, तो ये पक्का नहीं है मेरे को भी। हो गया कंप्लीट? एक दो आपके केस स्टडी बचे थे, 10 हो गया था, 10th वाला हो गया था पूरा, 10 हो गया था कि नहीं हुआ? हो गया था। 10 करना नहीं था, डिफाइन सुपरविजन। ठीक है। 11, Neeraj has been working as a sewing machine operator in an export house for the past 10 years. His basic work is to scan the parts of garment together, attach button hooks, zippers and accessories to produce clothing. Considering the fact that Neeraj is an experienced operator, he is well versed with the fundamentals of industrial production and processes, good communication skills. पहले तो नीरज की खासियत दे रखी है कि नीरज का काम क्या है कि जब कपड़े बन जाए तो उनमें सारी चीज़ें अटैचेस करना, और क्योंकि नीरज एक एक्सपीरियंस पर्सन था, फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सब जानता था कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या है, बढ़िया है। मतलब उसके पास इंडस्ट्री की भी नॉलेज थी, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी थी। आगे, द प्लांट सुपरिटेंडेंट इन द फैक्ट्री रिकमेंड्स नीरज नेम टू द प्रोडक्ट मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। कि नीरज को क्या बना दो भाई, सुपरवाइजर बना दो। कौन बोला? प्लांट सुपरिटेंडेंट बोला। किसको? प्रोडक्शन मैनेजर को। which will fall vacant after a month on the retirement of the present supervisor। प्रेजेंट वाला जो है इसको बना देना नीरज को। Consequently, Neeraj is assigned to the post of supervisor and his salary is increased accordingly. Moreover, as per the policy of the export house, he is offered free medical aid and education to his 2 children। उसके सुझाव पे उसको प्रमोट कर दिया। प्रमोट करने के बाद उसकी सैलरी बढ़ा दी और 2 बेनिफिट दी कि मेडिकल एड दे दिया उसको कब जब भी मेडिकल की प्रॉब्लम हो, और बच्चों की ट्यूशन की फीस भी माफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब इंटरनल क्या एक्सटर्नल? कौन सा रिक्रूटमेंट है? सुपरवाइजर पिछला छोड़ के गया है ना, नया वाला नीरज को रख लिया, तो नीरज तो पहले से यही काम कर रहा था ना। इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल में 2 आते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। कौन सा वाला है? प्रमोशन। ठीक है। देन गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस सोर्स। इसके कोई से भी 2, तो हमने 4 पढ़े, तुम्हें याद होंगे नहीं, तो याद नहीं है कोई बात नहीं, सोच के बोल दो। पहला, सिंप्लीफाइज प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या होता है? सिंपल होता है। मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। हाँ, लेस कॉस्टली। इसका टाइम सेविंग। इसका एक न्यूमेरिक था, याद है क्या आपको? स्टेप बी, एज पर द सिंप्लीफाइड प्रोसेस। टी था टूल ऑफ ट्रेनिंग, ई था इकोनॉमिकल, और पी था प्रोवाइड मोटिवेशन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और बी था बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स। क्या हुआ तो यार, ताली बजा दो छोरे के लिए, आकाश के लिए ताली बजा दो प्लीज। देख के बोल रहा है क्या? नहीं ना? ओके, तो कोई से भी 2 लिखने हैं आपको। प्रमोशन से रिलेटेड लिखना है कि सर एक तो सिंप्लीफाइज प्रोसेस हो गया, और एक सस्ता भी बढ़िया इकोनॉमिकल भी हो गया, और तीसरा आप चाहो तो लिख सकते हो मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। फिर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर्ड। कौन कौन से? अब जब भी ये टाइप्स वाला बोला, हमने कम्युनिकेशन बैरियर में भी ये सीखा कि सारा आप कैटेगरी पूछ रहे हो कि कैटेगरी के अंदर के टाइप पूछ रहे हो, कैटेगरी पूछ रहे हो कि कैटेगरी के अंदर के टाइप पूछ रहे हो। कैटेगरी कौन सी हुई? फाइनेंशियल इंसेंटिव की, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और उसके अंदर के टाइप। तो इन्होंने बोला टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक तो फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ फाइनेंशियल कौन सा मिला? 4P RCB में कौन सा वाला मिला इसको? पहला वाला, पे एंड अलाउंस। उसको जब प्रमोट किया तो उसकी सैलरी बढ़ा दी ना, हिज सैलरी इज इंक्रीज। तो सर पे एंड अलाउंस, कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ। और सर इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम आप ये भी कह सकते थे,
नहीं यार, एक ही नहीं है, पे एंड अलाउंस थोड़ी है, दूसरा भी तो है, परक्यूजिट्स भी तो मिला इसको, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिली, उसके बच्चों का फ्री एजुकेशन मिला, तो ये परक्यूजिट्स है ना, एम्प्लॉयर का तो पैसा लग रहा है इन सारी चीज़ों में, तो दो मिले इसको, एक तो मिला पे एंड अलाउंस और दूसरा मिला परक्यूजिट्स, ठीक है। Question number 12. Gagan has joined as a managing director of True Health Limited at company engaged in the business of providing roadside assistance to the vehicle owners. Roadside assistance समझते हो आप लोग? Roadside assistance समझते हो आप लोग? Means आप लोग कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, आपकी गाड़ी खराब हो गई तो क्या करोगे? मतलब अगर आप शहर में हो तो अपने नोन यार दोस्त को बुला लोगे। अब मान लो आप तो लंबी छुट्टियों में गए, कोटा से 500 किलोमीटर दूर हो आप, और बीच में गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे, तो क्या करोगे? तो लोगों को हाथ दे के रोकेंगे, रोक मत लेना, जरूरी नहीं हर कोई हेल्प ही करे। फिर क्या करेंगे सर? रोड साइड असिस्टेंस इसको बोलते हैं। जब भी आप रास्ते में रुक जाओ तो ये रोड साइड असिस्टेंस का एक पूरा नेटवर्क होता है, आप इनको कॉल करना, ये खुद आपकी लोकेशन जीपीआरएस से लेके आपको असिस्टेंस भेज देंगे। पेट्रोल खत्म हो गया हो तो डायरेक्ट पेट्रोल भेज देंगे, गाड़ी ख़राब हो गई हो तो मैकेनिक भेज देंगे, और गाड़ी बिल्कुल ही डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो नई गाड़ी भी भेज देंगे, आपकी गाड़ी भी उठवा लेंगे। जैसी सर्विस होगी वैसे पैसे लेंगे, लेकिन काम हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना कि ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो रोड साइड असिस्टेंस पे गूगल पे सर्च करना। सर नेटवर्क ना चल रहा हो तो अपने दोस्त को फ़ोन करके कह देना कि भाई मैं इस लोकेशन पे हूँ, रोड साइड असिस्टेंस भेज दे। फिर भी कोई ना मिले तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। He was previously working in an automobile company. As a part of the joining incentive, the company has allotted him 400 shares of the company. पहले ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, अब रोड साइड असिस्टेंस में आ गया। जैसे ही ज्वाइन किया कंपनी ने 400 शेयर दे दिए उसको। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय ट्रू हेल्थ लिमिटेड। इंटरनल क्या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ये तो किसी और कंपनी में काम करता था, वहाँ से लेके आए तो एक्सटर्नल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर्ड टू गगन। कौन सा वाला? पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। ऑल्सो स्टेट एनी वन अदर मेथड दैट कैन बी यूज टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द एम्प्लॉय। कोई सा भी दे सकते हो आप, तो वो तो 3, 4P और RCB में से कोई सा भी दे सकते हो आप उनको, कोई एनी अदर बोलना है, ठीक है। यश हैज सेट अप a small scale manufacturing unit for marketing different varieties of low cost detergents. In order to market his product, अब ये तो समझ ही गए low cost detergent, हाँ। In order to market his product, he has employed a team of 5 salesmen. Each salesman has been assigned specific areas in the city. He holds a meeting every month for determining the objective to achieve during the coming month. अभी तक की कहानी, उसने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका काम था लो कॉस्ट डिटर्जेंट को मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करने के लिए उसने अपने अंडर 5 सेल्समैन रखे। 5 सेल्समैन को शहर का एक एक इलाका सौंप दिया कि गुमानपुरा तेरा, टिप्टा तेरा, केतुनीपोल तेरा, तलवंडी तेरा, क्यूनाड़ी तेरा। जिसको भी एरिया सौंपा उसको टारगेट भी दिया, और वो हर महीने मीटिंग रखता, और महीने की मीटिंग में अगले महीने का टारगेट पहले ही डिसाइड कर लेता कि अगले महीने इतने का तेरे को सेल करनी है। A sales target is predetermined for each month, which is mutually agreed by both Yash and his sales team. थोपता नहीं था कि भाई कितना कर लेगा, आपस में म्यूचुअली एग्री करके एक टारगेट सेट करते थे, ठीक है। If the salesman succeeds in reaching his target, a bonus is paid to all of them along with monthly salary. अगर टारगेट अचीव हो गया तो फिर आपको मंथली सैलरी जो मिलती हो तो मिलेगी इसी, और क्या मिलेगा? बोनस भी मिलेगा। क्वेश्चन ट्रिकी है इसका, क्या बोनस वर्ड देखते ही हमारा पॉइंट कहाँ जाता है? सर ये बोनस तो खुद अपने आप में इंसेंटिव है, और कौन सा वाला इंसेंटिव है? फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और क्वेश्चन देखो साला क्या पूछा। पहला तो व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक? मिलजुल के करा ना, डेमोक्रेटिक। दूसरा एक्सप्लेन बाय कोटिंग लाइंस। तो कोटिंग लाइंस कौन सा है? ये रहा, सेल्स टारगेट इज प्रीडिटरमाइंड फॉर ईच मंथ विच इज म्यूचुअली एग्रीड, ठीक है। देन ट्रिकी क्वेश्चन तो अब आया, नेम द टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ये जो छोटा सा नॉन है ना, ये तुम्हारी पिक्चर बनाएगा, क्योंकि तुम बहुत ध्यान से केस स्टडी पढ़ चुके हो,
और उस बहुत ध्यान से पढ़ी वाली केस स्टडी में ऑलरेडी आप बोनस को आइडेंटिफाई कर चुके हो। और बोनस क्या है? फाइनेंशियल है। और आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल पूछेगा और आप जल्दी जल्दी में नॉन को मिस कर जाओगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव पे बोनस लिख के आ जाओगे। उसने बोला कौन सा है? नॉन फाइनेंशियल। अब ढूंढो कौन सा है नॉन फाइनेंशियल से। पहले तो नॉन फाइनेंशियल याद करो कौन कौन से है। 3 तो ई, 2 जे और COS, 1 बाय 1। 3 ई में REP, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई हॉल ऑफ फेम में कोई अवार्ड सेरेमनी कुछ भी नहीं हुआ। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब उसको फ्रीडम दे देना, तू जान तेरा काम जान, ऐसा भी नहीं हुआ। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ये हुआ। कहाँ हुआ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन? कि मीटिंग में तुम्हारे साथ मिलके मैंने डिसाइड किया ना, तो ये क्या हुआ? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है। फिर जॉब एनरिचमेंट, नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं कि ये भी करो ये भी करो ये भी करो, नहीं। फिर क्या है? जॉब सिक्योरिटी, ऐसा भी नहीं कहा उसने कुछ। फिर बोला COS कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी नहीं था कि ये टारगेट पूरा कर लोगे तो ये पोजीशन पे आ जाओगे, ऐसा भी नहीं था। फिर COS ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऐसा कुछ बताया नहीं, क्लाइमेट अच्छा है बुरा है। फिर लास्ट स्टेटस, स्टेटस के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा, सेल्समैन सेल्समैन ही रहेगा। तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कंप्लीट। और प्रैक्टिस है आपकी, टाइम है हमारे पास? हाँ यार अभी तो बहुत टाइम है। इस वाले चैप्टर को तो एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।